लीगल राइट बन चुका है आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 12। ओके दोस्तों, तो ये चीज आपको समझ में आई। अच्छा, जब फंडामेंटल राइट्स की बात आई तो फंडामेंटल राइट्स क्या प्रमोट करते हैं? ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। चलिए, वेल एंड गुड। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि लेजिस्लेचर समय समय पे लॉ बना सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर कहने का मतलब लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा हूं, तो लोकसभा राज्यसभा के पास पावर है कि सेंट्रल बेसिस पे लॉ बना सकते हैं। स्टेट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं। लेकिन वो जो लॉज बना रहे हैं वो लॉज आर्बिट्रेरी ना हो जाए, एग्जीक्यूटिव ना हो जाए, टिरानिकल ना हो जाए, अपने हिसाब से सरकारें ना काम करने लगे, तो वो अपने हिसाब से ना काम करने लगे। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसिएबल बनाया गया है। अभी किसी ने कमेंट करके पूछा था, यहां पे उसको जवाब मिल जाएगा। जस्टिसिएबल बनाने का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट के पास जाके सीधे सीधे याचिका फाइल कर सकते हैं कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, हमें बचाइए। ये याचिका आप हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, को वारंटो जैसी रिट्स का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। किसी भी फंडामेंटल राइट को हटाया जा सकता है और नए फंडामेंटल राइट को लाया जा सकता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दोस्तों। और जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है इंडिया में, तो नेशनल इमरजेंसी जब इंपोज होगी आर्टिकल 352 के अंदर, उस समय पे दो आर्टिकल, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के द्वारा दिए गए राइट्स आपके निग्लिजिबल नहीं होंगे। देखिए, जब इमरजेंसी इंपोज हुई, मैं खासकर यहां पे इमरजेंसी आर्टिकल 352 अंदर वाली बात कर रहा हूं, 356 प्रेसिडेंट रूल है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो 352 के अंदर जब इमरजेंसी इंपोज होगी तो कुछ फंडामेंटल राइट्स तो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, बाद में देखेंगे कौन से हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स को प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू हटा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो कभी नहीं जा सकते, चाहे कितनी भी इमरजेंसी लगी रहे। वो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को किसी भी कंडीशन में आप सस्पेंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये बाद में जब हम पहुंचेंगे फंडामेंटल राइट्स में बात करेंगे। आगे बात करते हैं भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। तो भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भारतीय संविधान का बहुत नॉवल फीचर माना था सबने, इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ अवर ड्राफ्टिंग कमिटी श्री बी आर अम्बेडकर जी। आप यहां देखोगे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्यूमरेटेड है। 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। एक है आपके सोशलिस्टिक, दूसरे हैं आपके गांधीयन और तीसरे हैं आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो प्रीलिम्स में यह सवाल ही बन सकता है कि भैया गांधीयन डीपीएसपी कौन सा है, लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी कौन सा है, सोशलिस्टिक डीपीएसपी कौन सा है। वो तो जब हम डीपीएसपी पे पहुंचेंगे तो और ढंग से देखेंगे दोस्तों। डीपीएसपी का काम क्या है कि भैया सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेके आइए इंडिया में। अब देखिए यहां पे देखिए दोस्तों, आगे एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि डीपीएसपी ना जस्टिसिएबल नहीं है। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आप रोकिए सरकार को या किसी और को कुछ करने से। लेकिन डीपीएसपी के लिए आप जाके सरकार से नहीं, कोर्ट से नहीं बोल सकते। डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। अब ये नॉन जस्टिसिएबल क्यों है? जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा देश बहुत गरीब था, हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत भारी कमी थी, लोगों के पास खाने पीने के पास पैसे नहीं थे। वहां पे आप सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की मांग नहीं कर सकते। इनको डिटेल में बात बताऊंगा, हल्का फुल्का बता देता हूं। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे क्या है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, अब जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है हमारे पास, कैसे है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चल रहा है, सब लोग एक एक वोट डालेंगे, तो मुकेश अंबानी का वोट भी एक ही है, एक रिक्शे वाले का वोट भी एक ही है। लेकिन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे करोगे? मतलब आप ये नहीं बोल सकते ना कि भाई मुकेश अंबानी के पास अगर $40 बिलियन है, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हैं, तो इसका मतलब ये तो है ना कि मुकेश अंबानी अपने 3 लाख करोड़ रुपए को गरीबों में बांट देगा कि भाई इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेके आओ। ये तो बेकार की बात हो जाएगी। इसीलिए सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को यहां मानने की बात कही गई है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कोर्ट्स में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या करने की कोशिश करते हैं? एक वेलफेयर स्टेट को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जहां पे सब इंसान का ध्यान रखा जाएगा, सबको पीने के लिए पानी, खाने के लिए घर, रहने के लिए अच्छी जगह, खाने के लिए खाना सॉरी, रहने के लिए एक अच्छी जगह, एक अच्छी लाइफ, एक डिसेंट लाइफ रहने को मिलेगी। ओके, ये बोला गया कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी हमारी कंट्री को चलाने के लिए डीपीएसपी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो भले ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन हर सरकार की ये जिम्मेदारी रहेगी
कि जब भी वो नियम कानून बनाए इन वेलफेयर स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रख के नियम कानून बनाए। लेकिन आप बाद में देखोगे ना दोस्तों कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का रूलिंग गवर्नमेंट ने बहुत फायदा उठाया, बहुत मिस यूज किया है। इनका मिस यूज किस तरीके से किया गया है, इनका मिस यूज करके सोसाइटी में हेट्रेड फैलाई गई है, कास्टों को भिड़ाया गया है, वो कैसे किया गया वो जब हम चैप्टर में पहुंचेंगे तब देखेंगे। ओके, और जब ये मिसयूज होना शुरू हुआ तब एक जजमेंट आएगा और उस जजमेंट का नाम था मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, अब एक चीज और देखेंगे दोस्तों, इनको लागू करने के पीछे रियल पावर क्या है। इनको लागू करने के पीछे रियल पावर है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब भाई हर 5 साल बाद वोट देते हैं लोग, और उन 5 सालों में अगर रूलिंग सरकार वेलफेयर स्टेट को लागू नहीं करेगी तो 5 साल बाद लोग वोट देके सरकार को बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए जब इसका मिसयूज होना शुरू हुआ तो मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, होने ये लगा कि फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा इग्नोर करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी गवर्नमेंट। तो फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा दबाया गया, डीपीएसपी को थोड़ा उठाया गया, क्योंकि डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है। तो अगर वो वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है सरकार का वोट बैंक बढ़ेगा। तो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए सरकार ने डीपीएफसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया, फंडामेंटल राइट्स को डिमोट करना शुरू कर दिया। कोर्ट केस, सॉरी ये जो केस था वो कोर्ट में पहुंचा और मिनर्वा मिल्स के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे भारतीय संविधान के बेडरॉक के हिसाब से इन फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, यानी किसी एक को ऊपर और किसी दूसरे को आप नीचे नहीं कर सकते, दोनों बराबर हैं, दोनों जरूरी हैं हमारे देश के मैनेजमेंट के लिए। ओके, आगे चलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं दोस्तों। ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पे। ओके, ये जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी आपको नजर आ रही है, देखिए, हु is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 to 14। ये जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है ये जोड़ी गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में। ओके, याद रखिएगा। तो बाकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज कब आई, तो बाकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगी दोस्तों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू बाकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगी। खास बात यह है कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज के आने का जो समय था ना वो इमरजेंसी का समय था। 1975 से लेके 1977 इमरजेंसी थी और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 भी वही आया था। इन फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में जोड़ा गया था एक कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। तो याद रखिएगा, ये वन लाइनर सवाल बनता है कि भैया स्वर्ण कौन सी वो कमेटी है जिसके रिकमेंडेशंस पे फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। वो कमेटी है स्वर्ण सिंह कमेटी। अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसके थ्रू 10 ड्यूटीज आई थी, एक ड्यूटी को बाद में और जोड़ा गया, वो थी भाई आपकी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओके, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। और संविधान में एक पार्ट को जोड़ा गया, वो पार्ट था पार्ट 4A। अभी मैंने आपको बताया कि पार्ट 4 इज रिलेटेड टू डीपीएसपी, पार्ट 4A इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, तो जोड़ा गया आर्टिकल 51A दोस्तों। तो इसमें है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यहां लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या करेंगी, ये सिटीजन्स को याद दिलाएंगी कि भले ही आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बट इन फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपके ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो कि आप इन फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू चुकाओगे अपने देश की तरफ। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि अगर अपनी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसको लीगली कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता। इस बेसिस पे नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ही है, ये जस्टिसिएबल मतलब वायलेट किया तो आपको कोर्ट में घसीटा जा सकता है, नॉन जस्टिसिएबल वायलेट नहीं किया आपको कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता है। आगे चलते हैं भाई, सेक्युलर स्टेट की बात करेंगे। हमारा देश एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है, देखिए नॉर्मली सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है कि भैया रिलीजन से डायरेक्ट हम इन्वॉल्व नहीं है। इंडिया की अगर आप बात करोगे तो इंडिया में हमारे संविधान में हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं दिया गया है। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में इस्लाम को ऑफिशियल रिलीजन अनाउंस किया गया, बट इंडिया में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं अनाउंस किया गया। लेकिन हमारा जो सेक्युलर कैरेक्टर है ना, वो बाकी जगहों से थोड़ा अलग है, वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। एक खास बात यह है कि सेक्युलर टर्म को जोड़ा कब गया हमारे संविधान में, इसको जोड़ा गया भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। और इसको जोड़ा किसमें गया, हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया।
अब खास बात यह है दोस्तों कि यह समय था इमरजेंसी का, 1975 से 1977 की इमरजेंसी का समय था, और इमरजेंसी की टाइमिंग पे सेक्युलर वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। उस समय पे इसकी काफी निंदा हुई थी, सब लोग बोल रहे थे कि ऑलरेडी हमारा स्टेट एक सेक्युलर स्टेट है, तो इसको जोड़ने की क्या जरूरत है अलग से। चलिए कोई बात नहीं। अभी तक आपको क्या समझ में आया कि हमारा देश जो सेक्युलर है, इसका क्या मतलब है? मतलब हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ओके, आगे और चीजें बताऊंगा आपको। फिर भाई सेक्युलर स्टेट के अवधारणाओं को मानते हुए हमारे प्रियम्बल में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीजें हैं। जैसे हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप लिख रखा है, यानी आप जो बिलीव करते हैं उसकी आपको लिबर्टी है। आपका क्या फेथ है, आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उसकी आपको लिबर्टी है। आप किस तरीके से पूजा करना चाहते हो, उसकी आपको लिबर्टी है। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, आप कुछ भी कर रहे हो उसका किसी और को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी और पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर बहुत से आर्टिकल आ जाते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 14 आ जाता है, आर्टिकल 15 आ जाता है, आर्टिकल 16 आ जाता है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है दोस्तों कि भैया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होगा और इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है भाई, जब पहुंचेंगे तब देखेंगे, सारे अपने आप में कॉन्सेप्ट्स हैं। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि भैया रिलीजन के बेसिस पे आप किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। वैसे तो आर्टिकल 15 बहुत कुछ बोलता है, लेकिन सेक्युलर के टर्म्स में ये साफ साफ लिखा हुआ आर्टिकल 15 में कि आप रिलीजन के बेसिस पे किसी के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और आर्टिकल्स में 16 में बोला गया है कि सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी रिलीजन के बेसिस पे किसी से भी कोई भी अपॉर्चुनिटी छीननी नहीं जाएगी, खासकर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ओके, जैसे कि अब मान लीजिए कोई एक प्राइवेट कंपनी है, अब प्राइवेट कंपनी का ओनर है, अब वो प्राइवेट कंपनी का ओनर मान लीजिए अपने यहाँ पे जॉब के लिए केवल जैन्स को प्रेफर कर रहा है, वो हिंदुओं को जॉब नहीं दे रहा, तो उस केस में बाहर के जो हिंदू हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते ये बोलने के लिए कि भाई ये प्राइवेट कंपनी सिर्फ जैनों को रिक्रूटमेंट दे रही है, हिंदुओं को रिक्रूटमेंट नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो कोई भी नियम कानून बता सकती है कि हमने रिक्रूटमेंट इस हिसाब से किया है, हिंदू और जैन हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आउटराइट वो कंपनी ऐसा बोल नहीं सकती, क्योंकि फिर वो आपका कहते हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों के अगेंस्ट चला जाएगा। अच्छा, पब्लिक इंप्लॉयमेंट देखिए आर्टिकल 60 में बात हो रही है पब्लिक इंप्लॉयमेंट मतलब कि जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, गवर्नमेंट जॉब्स में आपके पीएसयूज आ जाते हैं, पीएसयूज में बीएचईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी, फिर आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएनबी, एसबीआई, फिर आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। तो इन सब में जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होगी तो आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा आपके रिलीजन के बेसिस पे। हालांकि इनडायरेक्टली प्राइवेट जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, यहां पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को रोका गया है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इस डिस्क्रिमिनेशन को रोका गया है आर्टिकल 16 में। फिर आर्टिकल 25 भी आ जाता है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि भैया सबको ये आजादी है कि वो फ्रीली अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, बट ये प्रोपोगेशन फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ल्यूक्रेटिव नहीं होना चाहिए। किसी को उल्लू बना के, किसी को झांसा देके, किसी के साथ चालू बना करके, किसी को कुछ देके, लालच देके अगर आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो किसी दूसरे धर्म में तो वो गलत है। इसके बहुत सारे अलग अलग मैनिफेस्टेशन है दोस्तों, जब हम आगे पहुंचेंगे तो इन सारे मैनिफेस्टेशन को देखेंगे। फिर ऐसे बहुत सी चीजें आर्टिकल 26 है दोस्तों। 26 में बोला गया कि भाई जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, ठीक है, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी रिलीजन के हो, मान लीजिए आप मुस्लिम रिलीजन के हो, तो कोई मुस्लिम बॉडी या कोई मुस्लिम उलेमा आपसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए जबरदस्ती टैक्स नहीं मांग सकती, तो रिलीजियस टैक्स नहीं लगाए जा सकते। फिर किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहां पे ज्यादातर पढ़ाई को स्टेट फाइनेंस कर रहा है, वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को लागू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या फिर आप बात कर लीजिए जामिया मिलिया इस्लामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और हो सकता है कि वहां पे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो थोड़े ज्यादा हो, बट रिलीजियस एजुकेशन आप इन कॉलेजेस में नहीं ला सकते, क्योंकि ये कॉलेजेस स्टेट के द्वारा फंडेड है, गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। एक एग्जांपल्स के साथ चीजें आपको बताता जा रहा हूं दोस्तों। फिर हर सिटीजन को ये राइट है कि वो अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को कंजर्व कर सकता है, ये आर्टिकल 29 में दे रखा है। माइनॉरिटीज को ये राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, आर्टिकल 30 में दे रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की कोशिश की जाएगी, ये दिया हुआ है आर्टिकल 44 में। अब देखिए ये आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड इन आर्टिकल 44, और आपको बताया 36 से 51 डीपीएसपी है, नहीं बताया तो अब बता देता हूं, आर्टिकल 36 to 51 इज डीपीएसपी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉन जस्टिसिएबल। इसलिए आप देखेंगे कि मुस्लिम्स का जो पर्सनल लॉ है वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो नहीं करती।
आगे देखते हैं। अब वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म से और इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में फर्क देखते हैं। जो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ जो सेक्युलरिज्म होता है वो बोलता है भैया रिलीजन जो कि वहां चर्च से डिनोट होता है वो बिल्कुल अलग है, और स्टेट पॉलिटिक्स एकदम अलग है। इन दोनों में कोई भी लेना देना नहीं है। चर्च जो कर रहा है, रिलीजन जो कर रहा है वो करेगा और स्टेट उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है दोस्तों। इंडिया ने साफ साफ ये बोला है, इंडिया के संविधान ने, कि हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। पहली बात इंडिया ने ये बोली। लेकिन हम सारे रिलीजन्स को मानते हैं, हम सारे रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, हम सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। बट अगर कोई ऐसा रिलीजियस चीज है जो कि दूसरे को परेशान कर सकता है तो उसको हम बैन भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स, आपको पता है दोस्तों, अजान पढ़ी जाती है सुबह के समय पे। अगर देखिए कई बार ऐसा यूपी में हुआ है कि होता यह है कि मुस्लिम्स सुबह सुबह अजान पढ़ते हैं तो सुबह 6 बजे उनका जो लाउड स्पीकर होता है उससे उनकी अजान की आवाज आने लगती है। अब हो सकता है कि उनके पास में कोई एक एल्डरली कपल रह रहा हो, कोई एक बूढ़ा कपल रह रहा हो, और वो बूढ़ा कपल हाई कोर्ट में जाके बोले कि देखिए सर हमको इस अजान से प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हम सुबह हमारी नींद टूट जाती है, हम नहीं सो पाते हैं। तो उस केस में हाई कोर्ट ये जजमेंट दे सकता है कि भाई अजान आप सुबह 6 बजे मत बजाइए। समझ गए ना दोस्तों। तो इस तरीके से जो ये मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया कि इस तरीके से जो स्टेट है और यहाँ पे ये जो कोर्ट्स हैं वो एज अ स्टेट फंक्शन ही काम कर रहे हैं। ये काम, ये नियम कानून आपका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज भी, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन भी बना सकता है। बट स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी इन चीजों को नहीं करता है क्योंकि ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं। बट हाँ, अगर वो एल्डरली कपल परेशान हो रहा है तो वो कोर्ट के पास जा सकता है। पहले वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, मान लीजिए गवर्नमेंट उसकी बात नहीं सुनी तो वो कोर्ट के पास जाएगा, और फिर कोर्ट ये नियम दे सकती है कि भाई किसी की नींद में आप डिस्टर्बेंस नहीं लेके आ सकते। ऐसी बहुत सी चीजें। फिर भैया संडे सैटरडे दिन किस दिन रामायण रख ली जाती है घर में, और वो रामायण में लाउड स्पीकर छत के ऊपर लगा के पूरे दिन चिल्ला रहे हैं, ठीक है। अब भले ही वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, आप रामायण पढ़ रहे हो, तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस पढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो रामचरितमानस सबको ना पसंद आए। और सिर्फ यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, बहुत से हिंदुओं को नहीं पसंद आती है भाई, तो उस चीज को बैन किया जा सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं। तो अब आप इंडिया के सेक्युलरिज्म को समझ गए होंगे। इंडिया के सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि भाई हम चर्च को, रिलीजन को पूरी तरीके से पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में केवल एक रिलीजन डोमिनेट करता है, वो है क्रिश्चियनिटी। बट इंडिया तो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, यहाँ कोई एक रिलीजन है ही नहीं, तो किसको किसको आप अलग करते घूमोगे। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ही अपने आप को अलग हो कर देगा और मान लीजिए सारी कम्युनिटीज आपस में लड़ पड़ी, तो कोई ना कोई तो चाहिए ना मीडिएट करने के लिए। इसीलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू रिलीजियस मैटर्स इज अलाउड। ओके। अच्छा, हमारे संविधान ने पुराना जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था उसको हटा दिया। तो भैया मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे 1909 में। कहा गया था कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनने के लिए केवल मुस्लिम वोटर्स वोट करेंगे। फिर इसको दूसरी क्लासेस को भी बढ़ावा दिया गया 1919 में, 1935 में। तो इस चीज को हमारे संविधान ने हटा दिया गया था दोस्तों। हमारे संविधान में रिलीजन के बेसिस पे सीटें हटा दिया गया था दोस्तों। हमारे संविधान में रिलीजन के बेसिस पे सीटें रिजर्व नहीं है, बट फिर भी आपको हर रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हमारे संविधान में, हमारे पार्लियामेंट में मिल जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे पार्लियामेंट में शेड्यूल ट्राइब्स के लोग मिल जाएंगे। ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को हमारे पार्लियामेंट में रिजर्वेशन मिला है ना, इसको एक टेम्परेरी अरेंजमेंट बोला गया है। दिस इज बेसिकली अ टेम्परेरी अरेंजमेंट। कहा जाता है कि समय के साथ इस अरेंजमेंट को हटा दिया जाएगा। अभी अभी लेटेस्ट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके थ्रू इस रिजर्वेशन को और 10 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। शायद मैं थोड़ा ज्यादा समझा रहा हूं, बट ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए जो आपको पढ़ाने का है। तो भैया हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल को लागू किया गया है इलेक्शन में। यानी जो कोई भी 18 साल से ऊपर का है वो वोट डाल सकता है। वोट डालने में उसके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन वो बहुत ही भारी क्रिमिनल है, ठीक है ना, भैया फांसी की सजा काट रहा है जेल में, तो उससे राइट छीना जा सकता है। बट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ, इन सब बेसिस पे उनसे वोट डालने के अधिकार को नहीं छीना जाएगा। शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया था तो वोट डालने की जो एज लिमिट थी वो थी 21 साल, यानी 21 साल का पर्सन वोट डाल सकता है। 1989 में लागू हुआ हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1988 में पारित हुआ था। इसने इस 18 साल की एज लिमिट को कर दिया, इसने इस 21 साल की एज लिमिट को कर दिया 18 साल। यानी अब एक ऐसा पर्सन जो कि 18 साल की उम्र से बड़ा है वो वोट
डाल सकता है। और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस चीज को डिस्कस कर रहे थे तो भारी बहस हो गई थी। नेहरू जी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लाने के हक में थे। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो इस चीज को लागू नहीं करना चाहते थे, लेकिन एंड में इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल को लागू किया गया। बहुत ही फॉरवर्ड स्टेप था ये, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, सोशल इनइक्वालिटी थी, कास्ट के नाम पे बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन था और लिटरेसी एक हद से ज्यादा थी। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ हमारा एक ऐसा देश है जहां पे ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये लेट दिया गया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को देरी से दिया गया है। जैसे कि यूएसए में वोट डालने का अधिकार दिया गया 1920 में, और 1920 भले ही 1947 से पहले हो, लेकिन यूएसए बहुत पहले से आजाद था। फिर यूके में 1928 में वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार दिया गया। यूएसएसआर में वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार दिया गया 1936 में, फ्रांस में 1945 में, इटली में 1948 में, स्विट्जरलैंड में 1971 में। तो आप देख सकते हैं इनमें से बहुत सी कंट्रीज में, जैसे खासकर आप इटली में देखो, स्विट्जरलैंड से कंपेयर करो, तो वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार इन कंट्रीज से पहले है हमारे देश में। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब आगे चलते हैं भाई, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। हमारे देश में है सिंगल सिटीजनशिप। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, चाहे आप मेघालय में रहते हो, चाहे तमिलनाडु में रहते हो, चाहे आप अंडमान निकोबार में पैदा हो, जम्मू एंड कश्मीर में पैदा हो, एक सिटीजनशिप मिलेगी आपको, और वो सिटीजनशिप होगी इंडियन सिटीजनशिप। अब ये हमारे लिए कॉमन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज में कॉमन नहीं है। अगर आप यूएसए में जाके रहते हो, मान लो फ्रेंड्स आप यूएसए में रहते हो, यूएसए में आप पैदा हुए होते, तो यूएसए में मान लीजिए अगर आप फ्लोरिडा में पैदा हुए तो फ्लोरिडा की स्टेट की सिटीजनशिप होगी आपके पास, और साथ साथ अमेरिकन सिटीजन तो आप हो ही। सबसे खास बात इसमें क्या होती है दोस्तों, कि मान लीजिए आप फ्लोरिडा से टेक्सास रहने जाते हो, या फ्लोरिडा से यूटा रहने जाते हो, तो जब आप यूटा रहने जाओगे तो फ्लोरिडा की सिटीजनशिप आपको छोड़नी पड़ेगी और यूटा की सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ेगी। तो आपके बहुत सारे नंबर्स, जैसे वहां का जो वोटिंग कार्ड नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर, शायद वो भी चेंज होता है। बहुत ज्यादा तो डिटेल मुझे नहीं पता है यूएसए के बारे में, एक हल्की फुल्की डिटेल बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, जिस स्टेट में रहोगे वहां पे भी सिटीजनशिप होगी आपके पास, और अमेरिका के हो ही आप सिटीजन। इंडिया में केवल आप इंडिया के सिटीजन हो, तो भैया आप यूपी में पैदा हुआ हो, चाहे महाराष्ट्र घूम रहे हो, चाहे अंडमान घूम रहे हो, चाहे कश्मीर घूम रहे हो, आप इंडिया के सिटीजन रहोगे। हाँ, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, तो उन डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स के चलते कुछ बेनिफिट्स बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन होता है। अब आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो पीसीएस का, तो अगर आप यूपी के पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो और आपके पास यूपी का डोमिसाइल है और एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा एससी एसटी का। पर अगर आपने राजस्थान में पेपर दिया तो राजस्थान का डोमिसाइल नहीं है आपके पास, तो भले ही आप यूपी में एससी एसटी हो, लेकिन अगर राजस्थान के एग्जाम में कंपीट करोगे तो एज अ जनरल कैंडिडेट आप कंपीट करोगे, वहां पे आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जब यूपीएससी में आप कंपीट करते हो तो आप किसी भी स्टेट के डोमिसाइल हो, आपको रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया। ओके, तो हमारे यहाँ भैया सेम सिटीजनशिप है, सेम पॉलिटिकल राइट्स हैं, सेम सिविल राइट्स हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भाई कुछ इलाकों में हमारे पास राइट्स थोड़े कम है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी मुंह उठा के चला जाए और जमीन खरीद ले, वो नहीं हो सकता, अभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, जो लोग वहां पे कुछ समय से रह रहे हैं उनको ही वहां पे लैंड खरीद सकते हैं। प्लस जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं वहां पे भी मूवमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल जब हम पढ़ेंगे उसको तब देखेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे देश में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। अब देखिए, 3 चीजों के बारे में मैंने आपको कुछ बताया। एक तो लेजिस्लेचर, जो हमारी लोकसभा राज्यसभा चुन के आती है। एक होता है एग्जीक्यूटिव, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, वो इसी लोकसभा राज्यसभा में से बनते हैं। और एक हो गई जुडिशरी, सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे केवल सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये 3 बॉडीज हो गई। क्या इन 3 बॉडीज के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल है दोस्तों। और वो जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं उन पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कम जोर चलता है। ये बॉडीज हैं, पहली तो हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, क्योंकि हमारे देश में जब इलेक्शंस होते हैं तो उसको कंडक्ट कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि कौन कौन से इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगा। तो पार्लियामेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा, स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा, फिर प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो इलेक्शन होगा उसको कंडक्ट कराएगा, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात कर लें तो भैया देखिए, कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल में देखिए, कॉम्प्ट्रोलर नहीं है, वो केवल ऑडिटर जनरल है, इसको बाद में देखेंगे। तो ये क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया, स्टेट गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया, उसके अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। उनके खर्चे को ये सैंक्शन नहीं करता कैग, इसीलिए ये जो कॉम्प्ट्रोलर है ये कॉम्प्ट्रोलर नहीं है। मैंने अभी आपसे बोला ना कि ये कॉम्प्ट्रोलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सैंक्शन नहीं कर सकता भैया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चे को। लेकिन खर्चा होने के बाद खर्चा सही हुआ या गलत हुआ, इस चीज पे शोध करने की ताकत है,
इस कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास, इसीलिए इसे बोला जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। फिर तीसरी चीज हो गई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसने आप सबकी जिंदगी आराम की है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। यूपीएससी क्या करता है भाई, एग्जाम कंडक्ट कराता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। 3 ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए दुनिया भाग रही है, एक हो गया आईएएस, एक हो गया आईपीएस, एक हो गया आईएफएस। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन नहीं, ठीक है ना। तो भैया ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए लोग मरे पड़े हैं। ओके, प्लस ये यूपीएससी और भी बहुत से काम करता है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स में यूपीएससी अपनी एडवाइस देता है, बहुत सारे डिसिप्लिनरी मैटर्स में प्रेसिडेंट की मदद करते हैं यूपीएससी के ऑफिशियल्स, ये भी काम है। और ये जो काम यूपीएससी सेंटर पे कर रही है, स्टेट के लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। तो स्टेट के लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराएगा, तो पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो भैया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। जो आप कह सकते हैं कि स्टेट के लेवल पे जो कुछ अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें गवर्नर को राय देता है अपनी ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये होगी दोस्तों, तो ये कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं हमारे संविधान में जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, इन पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का भी बहुत लिमिटेड कंट्रोल है, बहुत लिमिटेड इंटरफेरेंस है। एक तरीके से कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है ये बॉडी। अब वो अलग बात है कि भाई कैग को अपॉइंट गवर्नमेंट करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट गवर्नमेंट करेगी, यूपीएससी के सारे मेंबर्स को अपॉइंट गवर्नमेंट करेगी, इसलिए मैंने बोला लिमिटेड इंटरफेरेंस। आगे देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। भैया देखिए इमरजेंसी 3 आर्टिकल्स के अंदर लगाई जाती है। एक है आर्टिकल 352, 356, 360। ये तो इस वीडियो में पहले आपको बता चुका हूं। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती 360 में। अभी कोरोना की क्राइसिस चल रही है, बहुत बात चल रही थी बीच में कि आगे सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा, कोविड-19 के केस नहीं रुके तो शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ जाए। आर्टिकल 356 में होता है प्रेसिडेंट रूल। अगर किसी एक स्टेट की सरकार हमारे संविधान के हिसाब से नहीं चल रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकती है। इस प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने के लिए गवर्नर के एक रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, गवर्नर सेंटर ही अपॉइंट करता है। ओके, आर्टिकल 352 की बात करें तो ये होती है सबसे खतरनाक वाली इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के अंदर। तो भाई ये जंग हो गई किसी और देश से तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। बाहर से किसी ने अटैक कर दिया, अभी भैया आपका अक्सई चेन में बवाल चल रहा है, कल को चाइना अटैक कर दे तो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। ओके, वॉर हो जाएगा या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो जाए। ओके, वॉर हो जाएगा या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो जाए। पहले अभी आर्टिकल 352 में आर्म्ड रेबेलियन लिखा गया, पहले इस आर्म्ड रेबेलियन की जगह था इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते 1975 से 77 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई थी। तो इसीलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का जब आया तो उसने इस इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह कर दिया आर्म्ड रेबेलियन। तो अब आर्म्ड रेबेलियन आ गया आर्टिकल 352 में। इस इमरजेंसी के प्रोविजन को हमारे संविधान में क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि भाई अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हमारे सामने निकल के आती है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन निकल के आती है जहां हमारे देश की यूनिटी टूट सकती है, इंटीग्रिटी टूट सकती है, हमारे देश की सोवरेनिटी को नुकसान हो सकता है, तो उस केस में इमरजेंसी को लगा के पूरी कंट्री को एक बनाया जा सकता है, सेंट्रली कंट्रोल्ड बनाया जा सकता है। तो जब मान लीजिए अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से ताकतवर हो जाएगी, सारी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आ जाएंगी। और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है जहां पे पावर बटी हुई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो एक सेंट्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा, यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। ये हमारे संविधान का एक बड़ा ही यूनिक फीचर है। आगे बात करें, हमारे संविधान में 3 टायर गवर्नमेंट है दोस्तों। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं भाई। और कुछ चीजें हमारे संविधान में आई है। शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में पार्ट 9 और पार्ट 9A जोड़ा गया है। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd के थ्रू आया पंचायत, 74th के थ्रू आया म्युनिसिपैलिटी, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट, यानी कि जमीन पे गांवों में म्युनिसिपैलिटी के लेवल पे जो लोग हैं वो अपनी परेशानियों को ऊपर बैठे पॉलिटिशियन से ज्यादा जानते हैं। इसलिए इन पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के थ्रू इनको यह ताकत दी गई है कि अपने लिए कुछ नियम कानून बना सके, अपना एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे चलानी है, ये ताकत इनके हाथों में दी गई है। इनके भी इलेक्शंस होते हैं, हालांकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है। स्टेट गवर्नमेंट को 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के रिकमेंडेशन के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना होता है, और वो स्टेट इलेक्शन कमीशन इन पंचायत के और इन म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। तो दिस इज बेसिकली अ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। यानी सबसे पहला टायर ऑफ गवर्नमेंट क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद क्या आया? स्टेट गवर्नमेंट। उसके पास क्या आया? लोकल गवर्नमेंट, जो कि आपकी पंचायत होगी, म्युनिसिपैलिटी होगी। पंचायत गांव के इलाके में, म्युनिसिपैलिटी शहर के इलाके में।
ठीक है। तो भाई अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक आया, देखिए 73rd में, तो 73rd में पार्ट 9 को जोड़ा गया हमारे संविधान में और इसको बोला गया शेड्यूल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो भैया हर स्टेट में पंचायती राज होगा, तो विलेज लेवल पे पंचायत होगी, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत होगी, ये बोला गया 73rd में। फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में आया, इसके थ्रू जोड़ा गया पार्ट 9A, ठीक है, शेड्यूल जोड़ा गया 12। ओके, इसमें बोला गया कि भाई म्युनिसिपैलिटीज में भी 3 लेवल पे नॉर्मली म्युनिसिपैलिटीज होंगी, तो नगर पंचायत होगी, आपकी म्युनिसिपल काउंसिल होगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बड़े अर्बन एरिया के लिए होगी, उससे छोटा एरिया है बट बड़ा है तो म्युनिसिपल काउंसिल होगी, उससे भी छोटा एरिया है तो नगर पंचायत होगी। ओके, तो ये है 3 टायर गवर्नमेंट। और फाइनली आते हैं हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू दोस्तों क्या लेके आया गया हमारे संविधान में? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके आया गया हमारे संविधान में। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी होते क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैं एक भाषा में समझाता हूं दोस्तों। कोऑपरेटिव सोसाइटीज नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक लोकल लेवल पे किसी एक पर्टिकुलर कॉज को प्रमोट करने के लिए कुछ लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया नॉट प्रॉफिट का, वो हो गई कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो उसके में हायरार्की हो जाएगी, उस हायरार्की के हिसाब से वो लोग अपना डिसीजंस लेंगे, ऑटोनॉमस बेसिस पे काम करेंगे, नो प्रॉफिट, और उसमें जो लोग काम कर रहे होंगे उनको नॉर्मल सैलरी भी मिलेगी। अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसी को लोन की जरूरत है तो वो अपने सेंट्रल फंड से उसको लोन दे देंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोकल लेवल पे बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती हैं। और कहीं कहीं तो जो बड़ी बड़ी टाउनशिप्स होती है ना, उसमें आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज नजर आएंगी। तो उस टाउनशिप में हायरार्की होगी, भाई वोटिंग होगी, अपना लीडर वो चुनेंगे, एक सेंट्रल फंड होगा, तो मान लीजिए उस टाउनशिप में किसी को पैसे की जरूरत है तो वो सेंट्रल फंड से पैसा ले सकता है, समय पे उसको लौटाना होगा। तो इस तरीके की चीजें होती है। नॉन फॉर प्रॉफिट पे बेसिस पे ये ज्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोटेक्शन देने के लिए इनको मेंशन किया गया है आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 में फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 43B डीपीएसपी में भी इनका मेंशन हुआ है। और पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9B को जोड़ा गया और उस पार्ट 9B के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जोड़ा गया हमारे संविधान में। आर्टिकल्स क्या हैं? तो भैया इसके आर्टिकल हैं 243ZH से लेके 243ZT। ये भाई जरूरी चीजें हैं, पीसीएस में पूछी जा सकती है वन लाइनर में। यूपीएससी में भी आजकल कभी कभी स्टैटिक सवाल पूछते हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं। लक्ष्मीकांत में तो देखिए सब कुछ ही जरूरी है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोकल लेवल पे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को लेके जाती हैं, ठीक है। और जब इस पार्ट 9B को जोड़ा गया हमारे संविधान में तो इससे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी लॉ मिला है। अगर किसी एक ऐसी कोऑपरेटिव के बारे में नियम बनाना है जो बहुत सारी स्टेट में फैला हुआ है तो वो नियम बनाने की ताकत है पार्लियामेंट के पास। अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो एक स्टेट में बड़े लेवल पे फैला हो तो वो नियम बनाने की ताकत है स्टेट लेजिस्लेचर के पास। हालांकि बहुत छोटे छोटे लेवल पे भी कोऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों। इसके बाद की वीडियो में क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा।